में से 300 लोग मैं कह सकता हूँ प्रॉपर रूप से ऐसे रहे जिन्होंने मुझे क्लियर कहा यादव जी पैसा कमाना बात कर रहा, क्लियर कहा कि यादव जी पैसा कमाना बात खत्म, बन पड़ेगा समाज सेवा कर देंगे और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो वो बताओ कि उगाया कैसे जाएगा। देखिए उनका कंसेप्ट क्लियर है, उनका कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए वो लोग डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारे मुंह पर है समाज सेवा, अंदर तो हमें भी लड्डू ही चाहिए, कैडबरी है ना, एक और लड्डू फूटा कहीं से कुछ मिल ही जाए, नहीं कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर किए, कमाना है दैट मींस कमाना है, दैट्स इट। मैंने जब स्टार्टअप किया तो एक बिल्कुल पर्टिकुलर टारगेट दिया था कि एक बहुत छोटे समय में एक बड़े ऊंचाई पर नाम खड़ा करना है। अभी पहला पायदान पार किया है सिर्फ, अभी सिर्फ पहला पायदान पार किया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 42 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, मोर देन 42 लाख, जिसमें से गवर्नमेंट पोर्टल की मैं बात करता हूं एनजीओ दर्पण की, जो कि आज के समय में हर जगह कंपलसरी है। सबसे पहले आपसे पूछते हैं एनजीओ दर्पण आईडी क्या है आपकी, वहां पर भी 1,40,000 लोग पहुंचे अभी तक। अब बात आती है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की 30,000, तो सोचिए मैं अभी पहले पायदान पे भी नहीं हूं, बहुत ऊंचाई पे जाना अभी, टारगेट फिक्स है कि इस सोशल सेक्टर में एक लंबी ऊंचाई को प्राप्त करना है, और वो भी नाम की, और जहां नाम है पैसा तो बात करवा है, ऑब्वियस सी चीज है। ऐसा नहीं, कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि कमाना भी है, कोई बुराई नहीं है। कौन मना करता है, कौन कहता है मैं बिल्कुल धर्मात्मा हूं, मैं तो समाज सेवा ही करता हूं। अरे यार इस कैंपस में हम बैठे हैं, मंदिर है, धर्मशाला का मतलब क्या होता है, धर्म के लिए मिली जगह जहां पर कोई भी व्यक्ति कैसे भी अपनी श्रद्धा से कोई भी काम सामाजिक करे, और उसके बदले अगर उसे लगता है कि उसका कोई श्रद्धा भक्ति अपना कुछ भी दे जाए, लेकिन नहीं, आप कहीं भी जाइए 800 रुपए का दिया जी, लेना तो लो, नहीं तो किसको, ऑब्वियस चीज है। आप पिंडदान करने जाते हैं, पंडे पहले खड़े होते हैं, भैया 1100 लूंगा, ढंग से पितरों को उतार दूंगा जब ना बात, ठीक है यार 1100 नहीं है 700 है, ठीक है जी कोई बात नहीं 700 में भी कर देंगे। उसके बाद गलती से एक बार उसको दोबारा पहुंच जाना और कहना सर घर में बड़ा कलेश चल रहा है, अरे तुमने पितर 700 में किनारे पर पहुंचा ही नहीं थे, वो बीच में रह गए थे। मिश्रा जी बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप इसी कर्म क्षेत्र से हैं, लेकिन जो चीज है वो क्लियर है, ठीक है। तो होता है ऐसा, सुख के साथ लाभ भी तो है ना सर, सुख के साथ लाभ भी है, ये कांसेप्ट है। एक कंसल्टेंट से मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप हमारे साथ टाइप कर लीजिए। मैं तो भैया क्यों, बोले सर आपके साथ बहुत सारी संस्थाएं हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो सबको लिखवानी होती है। मैं कहा बिल्कुल, बोला मैं लिखवा दिया करूँगा। मैं कहा जी आपकी कुछ जो जर्नी रही है अपने प्रोजेक्ट की, उसका कुछ तो प्रतिफल हो, कोई आपका सक्सेस रेट जिसे हम बात करते हैं। बोले सक्सेस रेट क्या है, तो ये जो बनाई है सबने क्या करा था, तोड़ बट्टा करा था, 5,000 नहीं दे सकता, 2,500 दूंगा, पास नहीं तो कह दिया 2,500 तो ऐसी मिलेगी जो पास ही नहीं होगी। तो दादा देखिए काफी सारी चीजें सही हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने मुद्दे पर चलते हैं वापस, क्योंकि बातों का दायरा ऐसे होता है कि हम यहाँ से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे 10 मिनट के अंदर, ठीक है जी, और वहां से अफगानिस्तान हो आएंगे, ठीक है। तो उस गतिविधियों को ना घुमाते हम आते पॉइंट पर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, एनजीओ खोलने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कंसेप्ट में, पहली बात आती है कि चलो यार कोई बात नहीं, आज तक मैंने जो किया, आज यादव जी ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं भी सोचता हूँ यार पैसा कमाना। अब यह पैसा अगर कमाना है तो ये भी तो बताइए कि आप पैसा लगा कितना सकते हो। गलत तो नहीं कह रहे जी, मैं सर मैं गलत बात कह रहा हूं सर। मुझे ये पता है कि मैं एक सिगरेट की डिब्बी अगर बेचूंगा तो उसमें मुझे 20 रुपए बचेंगे, है ना। अब 20 रुपए कमाने, लेकिन उसको खरीद के लाने के लिए मेरे पास 100 रुपए नहीं है, क्या मैं 20 रुपए कमा पाऊंगा? तो भी फ्रैंक और भी क्लियर, अगर आप 20 रुपए की 100 रुपए की डिब्बी खरीद के लेके आ सकते हैं
फिर आप उसे अगर बेचेंगे तो आपको 20 रुपए का फायदा होगा। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एनजीओ से कमाना है तो भैया लगाने का भी हौसला रखिए। और मैं बिल्कुल प्राउडली अनाउंस करता हूं कि जहां तक मैंने रिसर्च की है, मानता हूं हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो सकता है सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन जहां तक मैंने एनालाइज किया इस एनजीओ सेक्टर को, ये एनजीओ सेक्टर एक ऐसी एफडी है जिसके अंदर आपने जो लागत लगा दी, एफडी में हम क्या करते हैं, पैसे को रिजर्व कर देते हैं, फिक्स किया जाता है। वो फिक्स अमाउंट 5 या 6 साल के बाद हमें 1.5 गुना या 2 गुना होके मिलता है। Am I right? है ना? लेकिन ये एनजीओ सेक्टर ऐसा है, ये एफडी थोड़ी सी अलग है। ये एफडी क्या कहती है कि आज आपने जो 5 लाख रुपए लगाया है, 6 साल के बाद से भूल जाइए, वो खत्म। अब उस 5 लाख का जो ब्याज है वो 2000, 3000, 1500 के रुपए में आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। एफडी भी तो 6 साल के बाद खत्म हुई, आपको डबल हुई या डेढ़ हुई, आपको एक बार मिल गया छुट्टी, दोबारा से कोई मतलब रहता। लेकिन ये सोशल सेक्टर की जो लाइन है, इसके अंदर जो आप लागत लगाते हैं, जो लागत आपने लगाई वो लागत एक एफडी के रूप में है, और 5 साल के बाद एफडी लैप्स हो जाती है आपकी, और उसका एक प्रतिफल आपको मिलता रहता है। आपकी इच्छा है कि आप उसे अपने वॉलेट में लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है आप उसको बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं। वॉलेट और बैंक ट्रांसफर मैंने 2 शब्द अलग अलग इसलिए यूज किए कि आपकी इच्छा है कि आप चाहे तो उसको अपने नाम के लिए यूज कर ले, आप चाहे तो आप उसको एनकैश कर ले। बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है, लेकिन लागत होगी तो ही आप चला पाएंगे। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, सबसे पहली चीज अगर हम ये सोच के बैठे कि सिर्फ पैसा कमाना है तो भैया जेब में लगाने के लिए होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे होंगे यार यादव जी कहते हैं संस्था चलाने के लिए पैसा ही नहीं चाहिए, आपकी चल रही है और आपको नहीं चाहिए। अगर हम इस मेंटालिटी के साथ संस्था खोलते हैं कि हमें पैसा कमाना है तो लागत चाहिए भी है, अब आप खोल ही चुके हो, अब तो करना है जैसे करना है। तो अब याद रखिए कि अब जो आप संस्था चला रहे हैं उसमें पैसे की जरूरत नहीं है आपको संस्था चलाने के लिए, बिल्कुल भी 1 रुपये की आवश्यकता नहीं होती संस्था चलाने के लिए, मैं गारंटी लेता हूँ। और मैं आज आप लोग आए हैं अपना समय निकालकर अपना परिवार से इतना दूर, तो इस मेहनत का प्रतिफल जरूर दूंगा। मैं आपको पूरे साल के ऐसे कार्यक्रम बता दूंगा कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर अपनी संस्था को एक्टिव रखना, हर 5 दिन आपकी संस्था के बारे में दिखाई देगी और एक बार सच बताऊं पूरे साल के लिए वही साल वाला चीज जल्दी से आई है ना, फिर रिपीट कर देना। संस्था चलाने के पैसे का आवश्यकता नहीं, ये हमारी आपकी मेंटालिटी है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं बिना पैसे संस्था चला सकते हैं आप, बशर्ते हमारा विजन हमें क्लियर होना। जिस समय मैंने संस्था को रजिस्टर करा उस समय मेरे पास जो हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जब हम सोसाइटी या ट्रस्ट बनाते हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ऐसे मैंने जब माधव दत्ता फाउंडेशन बनाया तो सेक्शन 8 था, उसके अंदर बायलॉज सोसाइटी वाले बायलॉज कहते हैं, तो ऐसे हमारे एमओयू कहते हैं। उस एमओयू के अंदर 227 पॉइंट थे, 227 सोशल सेक्टर है जिसमें मुझे काम करना है। मैं आपकी तरह 4 वर्ड लेके नहीं बैठा हूँ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, ये नहीं चुने शब्दों पर काम मत कीजिए, हर एक सेक्टर में काम कीजिए। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा जब आप ग्रांट अप्लाई करने जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हम बात करें अगर जो लोग 5 से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आए जैसे गरिमा गृह का, भिक्षावृत्ति उन्मूलन का, उसमें इस फॉर्म के अंदर पूछा गया था कि आपके बायोलॉज में किस सेक्शन में लिखा है कि आप भिक्षावृत्ति पर काम करें, पूछा गया था। Am I right? किसने बनाया फॉर्म? भिक्षावृत्ति वाला है ना। रोड सेफ्टी भी पूछा जाता है ना। तो आपकी जब बायोलॉजी में नहीं लिखा गया फिर क्या आपको ग्रांट मिलेगी? सबसे पहली जरूरत है कि हमारा कंसेप्ट हमें क्लियर हो कि हमें किस क्षेत्र के अंदर काम करना है, और काम करने के जो आपने फील्ड सेक्टर ऑप्ट किया है, याद रखिएगा कि आप एक ऐसी लाइन को ऑप्ट कर रहे हैं जहां सिर्फ दे सीखा जाता है, ले सीखा नहीं जाता। दे का मतलब होता है देना, दे का मतलब क्या होता है? देना। ले नहीं सीखा जाता कि लेना। जिसे आना होगा वो खुद चल के आए, जिसे आना होगा वो खुद चल के आए। याद रखिएगा, अगर आपके सामाजिक कार्यों की प्रतिबद्धता इतनी नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो समझिए आपके सामाजिक काम में दम
नहीं। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि हमें संस्था क्यों बनानी है, उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है रजिस्ट्रेशन, है ना? होता है। रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ने से पहले 4 लोगों से सलाह जरूर लीजिए कि मेरा ऐसा विचार है और मैं इस विचार पर ऐसा कुछ करने का एक अपना एजेंडा बना के बैठा हूं, क्या मेरे लिए सही होगा या गलत। अब जिन लोगों ने आपके उस एजेंडा पर सहमति जता दी वो कौन हो गए? आपके समिति सदस्य, सलाहकार समिति तो होती है वो आपके हो गए सलाहकार समिति। उनके नाम उसमें एंटाइटल करके, चाहे आप ट्रस्ट एक्ट में चले जाइए, चाहे आप सोसाइटी में चले जाइए, चाहे आप सेक्शन 8। अब बहुत सारे सवाल आते हैं, सर ट्रस्ट क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है और सेक्शन 8 क्या होती है? कौन सी बेहतर रहेगी? ट्रस्ट बेहतर होगी, सोसाइटी बेटर होगी या सेक्शन 8 बेटर होगी? हमारे बड़े सवाल होते हैं। कंसल्टेंट के पास जाते हैं, हमारा आपका ट्रस्ट होगी तो सोसाइटी अच्छी होता है, सोसाइटी है तो ट्रस्ट अच्छी होता है, सेक्शन 8 हो रही है। अब कहेगा भैया दोनों ही ठीक नहीं है। अगर आपने किसी कहते हैं ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों बना रखी तो नबी कह रहा है सेक्शन 8 करवा दो। होता है सर एक प्रैक्टिकल। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट हमारे लिए बेहतर है। अब मैं बात करता हूं, मैं अगर आपको चाहूं कि मैं आपको लॉ की किताब पढ़ा दूं, मैं आपको कहूं कि नहीं सर आप जो है ना गवर्नमेंट इंडिया की जो है आपकी लॉ को उठा के देखिए, उसमें ट्रस्ट एक्ट लिखा हुआ, सोसाइटी लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, बेवकूफी है। मेरा एक कहना बेवकूफी, आपका एक सुनना बेवकूफी है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीजों में बात करता हूँ। अब हम प्रैक्टिकल चीजों में बात करते हैं। आप लोग धर्मशाला देखिए, उसके बाद क्या लिखा रहता है? ट्रस्ट, am I right? आपने मंदिर देखे? मंदिर कौन बनाता है? ट्रस्ट। यानी कि जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, यानी सब्सटेंसेस मतलब फिजिकल सब्सटेंसेस जिनको आप देख छू सकते हैं, उस सारी चीज कौन चलाती है? ट्रस्ट। यानी कि अगर मैं एक लाइन में बात करूं, ट्रस्ट केवल और केवल